यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां पर नारियों की पूजा होती है देवता वही निवास करते हैं। लेकिन ये आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और कई बार देखा भी होगा, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई आज महिलाएं पूजी जा रही हैं? महिलाओं की चुनौतियों में समाज ने कितना साथ दिया, ये भी एक सवाल बनता है। साथ ही जिस तरीके से महिलाओं के अंदर अब नेतृत्व की क्षमता आ रही है, क्या लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं? ये तमाम आज सवाल होंगे। नमस्कार, INA 24 की खास पेशकश महिला दिवस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला और आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 ऐसी महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में न केवल अपना नाम कमाया बल्कि एक आज कुशल नेतृत्व करता भी हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी माधुरी मिश्रा जी का। अपना घर की संचालिका हैं आप, समाज सेविका हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राखी शर्मा, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं मुंबई में। और हमारे साथ इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद हैं अंशु सिंह, आप भी शिक्षाविद हैं, साथ ही समाज के लिए, आप भी समाज उत्थान के लिए आप भी काम कर रही हैं। तो आप सभी को, आप तीनों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। तो सबसे पहले मैं माधुरी जी आपके पास ही आना चाहूंगी। माधुरी जी, जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की चुनौती के बारे में, आप अपना घर चलाती हैं, बुजुर्गों को अपने पास रखती हैं, जिन्हें उनके ही अपने बच्चे ठुकरा देते हैं, लेकिन आपके पास उन्हें एक अपनापन महसूस होता है, जिसका नाम भी आपने अपना घर रखा है। आपकी उन चुनौतियों के बारे में, उस जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे जो अभी तक आपने फेस की है। सबसे पहले सभी को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कोई भी काम जब कोई महिला करती है तो सबसे पहले चुनौती शब्द तो आ ही जाता है कि पता नहीं ये कर पाएगी कि नहीं, इससे होगा कि नहीं। तो ऐसी थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना मैंने भी किया। सबसे जो बुजुर्ग हमारे बीच में रहते हैं, सबसे दुख का कारण है कि उनके अपने बच्चे होते हुए भी वो सड़कों पे, गलियों में, हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे माता पिता को अपने पास तक, अपना घर तक लाने के लिए बहुत मन की जरूरत है, बहुत हिम्मत की जरूरत होती है और बहुत सारी चिंताएं भी होती हैं कि अगर हम किसी माँ बाप को घर में लाएंगे तो क्या हम उनका खान पान, उनका रख रखाव, उनकी सुख दुख में कितने हम सहभागी हो पाते हैं। तो ये एक चुनौती तो थी मेरे साथ कि मैं कितना कर पाऊंगी, लेकिन एक ईश्वर की कृपा और एक महिला होने के नाते मुझे लगता था कि मैं ये सब कर पाऊंगी और आज तक सतत करती चली आ रही हूँ। यानी कि आपने बिल्कुल वो सार्थक शब्द किया है कि चुनौती शब्द भले ही महिलाओं के लिए बना है, लेकिन महिलाओं के लिए ये शब्द चुनौती नहीं है, क्योंकि वो उसे खुशी खुशी हमेशा से स्वीकार करती हैं। राखी, आपसे जानना चाहूंगी, आप एक्ट्रेस हैं, आप मॉडल हैं, मुंबई में हैं। एक लंबा स्ट्रगल वहां पर भी करना होता है, क्योंकि लाखों लोग वहां पर सपने लेकर तो पहुंचते हैं, माया नगरी उसे इसलिए ही कहते हैं, लेकिन माया नगरी में आप नहीं उलझी, आपने एक सक्सेस वहां पर पाई है। तो क्या क्या आपने भी चुनौतियां स्वीकार की हैं, उसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। First of all, thank you so much for inviting me, and secondly, Happy Women's Day आप सभी को। Yes, see, होता क्या है कि अभी जिस फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, एंड एक लड़की का एक ग्लैमर और इतनी फैंसी फील्ड में आना मेरे लिए, मुझे ऐसा फील होता है कि ये बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जाता है। ये स्ट्रगल मैं नहीं कहूँगी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोची थी। धीरे धीरे प्लान किया, सब कुछ अकॉर्डिंगली होता रहा। बट ये था कि इस फील्ड में क्या होता है ना, रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी होता है आपको किसी भी चीज़ से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपको हर जगह वाह मिल रही है तो किसको अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं, कास्टिंग काउच जैसे हमने लास्ट इंटरव्यूज़ भी किए हैं, तो मैंने वो भी हमेशा मेंशन करती हूँ। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ लोगों से ऐसे मिलते हैं जो उनके इंटेंशंस गलत होते हैं। लड़की थोड़ी खूबसूरत हो या फिर थोड़ी टैलेंटेड हो तो उसको कहीं ना कहीं दबाया जाता है, उसको बोला जाता है कि काम करते हैं हम, क्यों ना हम इजी वे में काम करें। तो मेरे ख्याल से मैंने जो काम चुना, पहली बात तो मैंने बहुत सोच समझ के चुना कि नहीं मुझे यही करना है, बट उसे प्रोफेशनली करना है। ऐसा नहीं कि चलो मॉडलिंग कर लो, चलो एक्टिंग कर लो, मज़ा आ रहा है, अच्छे दिख रहे हैं, नहीं।
ये मेरा काम है और मैं उसे पूरी शिद्दत से करती हूँ। जितना स्ट्रगल मैंने किया है वो हर एक लड़की, जैसे मैम है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो उन्होंने भी बताया कि उन्होंने बचपन से लेकर आज तक क्या क्या देखा। एक लड़की है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ लड़का लड़की नहीं, मैं कभी कंपेयर नहीं करूँगी, सबका स्ट्रगल होता है, लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है। अगर मैं आज ये कहने इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके ये बोलती हूँ कि नहीं लड़कों ने हमें दबा दिया या लड़कियों ने हमें दबा दिया, नहीं, हम सब इक्वल हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम ये मान लेते हैं कि हम इक्वल हैं तो फिर हम वो प्रूफ भी करने के लिए मतलब सक्षम हो जाते हैं। आई मीन टू से कि हमें सबसे पहले अपने आप को इक्वल मानना चाहिए कि नहीं हम अलग नहीं हैं, हम कोई अलग लीग से नहीं आ रहे हैं, हम हैं इंसान और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, भले कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, जितना हो सके अपना 100% दे रहे हैं। और दिस इज़ द रीज़न आज मैं जितना भी काम कर रही हूँ, यही रीज़न है कि मैं अपने आप को इक्वल मानती हूँ और हमेशा वो काम करती हूँ जो मेरे दिल में लगता है मुझे करना चाहिए। बिल्कुल, राखी की बात से एक बात ये साफ तौर पर समझी जा सकती है कि थोड़ा करो पर बहुत बेहतर करो। और मैं अब अंशु जी के पास भी आना चाहूंगी। आप शिक्षाविद भी हैं और साथ ही आप समाज उत्थान के लिए भी कई सारे काम करती हैं। अंशु जी, जिस तरीके से ये प्रोफेशन है कि कहते हैं कि पहली गुरु बच्चे की जो होती है माँ होती है, आप माँ भी हैं और आपने उस प्रोफेशन को भी चुना है, तो आपने इस प्रोफेशन को कैसे चुना और साथ ही क्या क्या चुनौतियां सामने आई हैं इस प्रोफेशन को चुनने के लिए? आपकी चुनौतियों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे। आप सबों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बहुत धन्यवादित हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और जहाँ तक मेरे संघर्ष का प्रश्न है या मेरे इस प्रोफेशन को चुनने का प्रश्न है कि मेरी जो शादी है वो बहुत MSc करते ही हो गई थी और कोई भी ऐसी फील्ड उस वक्त मेरे पास नहीं थी कि मैं किस फील्ड में जाऊं। पर मैं चूंकि MSc इन मैथमेटिक्स कर चुकी थी तो मैंने टीचिंग फील्ड को चुना। टीचर्स मेरे बहुत आदर्श रहे हैं और बच्चों से मुझे बहुत लगाव, हमेशा यूथ्स और बच्चों में काम करना मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था, तो मैंने एजुकेशन फील्ड को चुना। और पहले मैं इनिशियली स्कूल में पढ़ाती रही और वहाँ मैंने कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाया उसमें ट्रेनिंग लेने के बाद। और फिर जो क्वालिफिकेशन थी वो एक लिमिटेड थी और शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे हो चुके थे और मेरे सामने मेरा परिवार था और मुझे खुद को भी कुछ करना था, मेरे अपने कुछ सपने भी थे। और इसी के रहते हुए मैंने कंप्यूटर में स्पेशलाइजेशन किया, फिर मैंने PhD किया। मेरे हस्बैंड का मेरे साथ काफ़ी सहयोग रहा, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण था मेरी अपनी इच्छा शक्ति, क्योंकि मुझे बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों के साथ घर में भी देखना है, पूरे घर का काम भी संभालना है और साथ में मुझे अपनी क्वालिफिकेशन को भी बढ़ाना है। और इसी के कारण ये हुआ कि मैं एजुकेशन फील्ड में रही और फिर मैंने PhD किया और बाय द गॉड्स ग्रेस मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे विभिन्न पदों पर नेतृत्व का मौका मिला। मैं डीन एकेडमिक्स बनी और फिर मैं स्कोप पॉलिटेक्निक और एक्सटॉल कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल रही और अभी मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में एसोसिएटेड हूँ। और इस तरह से मैं कहूँगी, और जितना मैं इस फील्ड में रही हूँ, मेरा सब्जेक्ट रहा मैथमेटिक्स, जो बहुत ही लोगों को डराता है, लेकिन बच्चे मेरे बहुत प्रिय रहे और बच्चों ने भी अपना प्यार मेरे साथ बहुत अधिक बांटा है और मैं ये सब इसके लिए शुक्रगुजार। बच्चों के साथ भी कोऑर्डिनेशन बिठाना एक चुनौती रहा है, क्योंकि बच्चे आपको स्वीकार करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ये हमारे फेवरेट टीचर हैं, ये हमारे फेवरेट टीचर नहीं है, अक्सर इस तरीके की चीजें भी सामने आती है। तो ये कैसे आपने मैनेज किया, फिर कैसे बच्चों के साथ तालमेल बिठाया? हाँ, असल में क्या मेरा जो नेचर है, क्योंकि मैथ्स एक कठिन सब्जेक्ट है, तो मैं बच्चों से मेरा जो बात करने का तरीका है वो बहुत पर्सनल, यानी मैं बच्चों के चेहरों को पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। मैं यदि बच्चा क्लास में, मैं बड़ी क्लासेस में जब मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी तो बच्चे हॉस्टल में रहने वाले बच्चे होते थे, गांव के बच्चे होते थे, तो मैं क्लास में जाके सबसे पहले ये पूछती थी कि बेटा तुम लोग नाश्ता करके आए हो कि नहीं। मैं नाश्ता करने के तरीके भी उनको बहुत बताया करती थी कि बेटा यदि कुछ नहीं हो तो केला खरीद लेना, दूध पी लेना, पोहा जलेबी खाने से अच्छा कि तुम दूध और केला लो, यानी ऐसी। तो इससे क्या हुआ, बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे से शेयर करने लगे। तो इस तरह से बच्चों से मेरा जो है वो बहुत अधिक
जुड़ाव हो गया। और इवन अब जब जिन कॉलेजेस में अब मैं रही हूँ और मेरे से वो छूट चुके हैं, लेकिन बच्चे मुझसे नहीं छूटे, ये मेरे लिए एक इसका लाइव एग्जांपल मैं खुद ही हाँ, हूँ। ये खुद मैं मैम के नेतृत्व में, मतलब जिन उसमें एक स्टॉल में मेरा इंस्टीट्यूट था, माखनलाल मेरा कॉलेज था, तो मैम वहाँ पे प्रिंसिपल थी और आज भी वो आई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत टाइम बाद मिले। और वही उनका वही नेचर था कि वो आज हमें इतने, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही हूँ। मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैम से वापस मिले। तो और यानी उसने मुंह नहीं छुपाया, वो डरी नहीं मुझसे नहीं, क्योंकि उन्होंने सिखाया है। मतलब साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए। तो ये सार्थक आप काम कर रही हैं। माधुरी जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। माधुरी जी, जिस तरीके से अभी आपने अपनी चुनौतियों के बारे में बताया, लेकिन एक सवाल ये भी आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि जिस तरीके से लोग अक्सर देखते हैं कि या तो फंड्स जुटाते हैं इसके लिए या फिर सरकारी अक्सर वृद्धाश्रम खोलते हैं, लेकिन आपने ये सपना संजोया कि मेरा खुद का घर होगा और वहां पर एक माँ बाप नहीं कई माँ बाप होंगे। ये किस तरीके से आप सोच पाई, और इसके लिए भी कहीं ना कहीं रास्ते तो कई कांटे भरे होंगे ही। मैंने पूरी जिंदगी कह सकती हूँ कि मेरे बच्चों का बचपन नहीं देखा और 92 से सतत सेवा के कार्य में लगी हूँ। किसी से भी कभी 2 रुपए नहीं लिए और यहाँ तक कि मैंने जो सेवा करी उसका भी कोई परितोषक या मानधन कह दिया जाए या तनख्वाह कही जाए, ये भी मुझे कभी नहीं मिली। 200-300 रुपए मानधन के रूप में लेकर मैंने 25 वर्ष काम किया और भोपाल महानगर की ऐसी 365 बस्तियां हैं जहां पैदल चल चल के, आज से पीछे हम अगर 10 साल जाते हैं तो कोई कन्वेंस सुविधा नहीं होती थी, पैदल चल चल के मैं जाती थी। झुग्गी बस्तियों में काम किया, झुग्गी बस्तियों में बच्चों के बीच में हमें काम की जिम्मेदारी दी संस्कार केंद्रों के माध्यम से। तो हमने बच्चों के साथ सबसे पहले उनके माता पिता से जुड़ाव बनाया, क्योंकि कोई भी माता पिता अगर उसके बच्चों को कोई अच्छा टीचर, अच्छा दोस्त, अच्छा पारिवारिक वातावरण मिलता है तो सबसे पहले माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं और वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे माता पिता के बीच में गई। पहले दिन मैं 4 घर में गई, अगले दिन 8, फिर ऐसे 1800 तक परिवारों से मेरा संपर्क हुआ और बहुत सारे बच्चों के बीच में मैंने बच्चों को बाल संस्कार की क्लासें दे दे के आगे बढ़ाया। फिर जवान बड़ी बेटियां मुझे बस्तियों में ऐसी परिस्थिति में देखने को मिली कि छोटा सा घर है, वहां घर में, उसी घर में जवान भाई भी है, पिता भी हैं और उनका जो वातावरण है बड़ा प्रदूषित है, शराब पीना, जुआ खेलना। तो एक जवान बच्ची उस परिदृश्य में कैसे रह सकती। तो मैंने वही एक छोटा सा घर लिया और वो जवान जो बेटियां थी, क्योंकि उसको करने के लिए मुझे बहुत समय उनके परिवारों को देना पड़ा, क्योंकि जब तक सामने वाले का विश्वास आपके ऊपर खरा नहीं उतरता तो कोई भी अपनी बच्चियों को आप तक सुप्रत नहीं कर सकता। तो ऐसी बच्चियों को लेके एक छोटा सा घर रखा, वहाँ किशोरी बालिकाओं के बीच में उनको अपने घर में केवल रात में 7 बजे से सुबह 6 बजे तक मैं उनके साथ रहती थी और जैसे ही सुबह होता था वो अपने घर जाके मजदूरी करती थी या पढ़ाई करती थी। ऐसे करते करते मैंने विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में काम किया। एक बच्ची जो 16 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई और वो इस जीवन को कैसे जिएगी, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, उनको लगता था ये पुनर्विवाह क्या है, ये शादी क्या है। बहुत सारी मुझे गालियां भी बकी, मेरे को मारने भी दौड़ते थे, तेजाब फेंक देंगे ऐसा बोलते थे, आप कैसे करा सकती हो ये शादी। पर मैं उस काम में सफल हुई और उस बेटी की एक शादी करी, फिर तो ये दौर थमा ही नहीं, अनेकों बेटों को उस एक अच्छी व्यवस्था में मैंने स्थापित किया और बहुत सारे बच्चों की दादी नानी बनी और आज वो बेटियां सतत मुझसे जुड़ी है। ये करते करते मुझे 2005 में वृद्धों की जिम्मेदारी मिली, जो मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली, मेरे मायके में संयुक्त परिवार था, ससुराल में भी बड़े परिवार में गई, तो मैंने ये देखा ही नहीं था कि वृद्धाश्रम होता क्या है। पर जिस दिन मुझे वृद्धाश्रम की जिम्मेदारी मिली, उस दिन मैं सो नहीं पाई कि मैं कैसे रखूंगी, कैसे कोई मार सकता है, कैसे कोई। फिर मैंने कहा नहीं माधुरी जी, आपको इसमें डूबना पड़ेगा, इसको अपना समझना पड़ेगा। और उस दिन से तन मन और धन से मैं उन माता पिता की सेवा में लगी। आज वर्तमान में 25 माता पिता मेरे साथ हैं जो अपनी आंखों को खो चुके हैं, कुछ मेंटली रिटायर्ड हैं, कुछ कैंसर के रोगी हैं, कुछ लकवे से ग्रसित हैं। और तारीफ की बात यह है कि पता नहीं क्यों लोग कहते थे आप नहीं कर पाओगी। जब कोई कहता था आप नहीं कर पाती थी तो मैं और मंच के बाहर निकलती थी। मुझे लगता था मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वृद्धाश्रम तो एक परिवार है,
एक घर है जहाँ माता पिता साथ में रहते, मैं बिल्कुल करूंगी। और काफी लोगों को इंतजार रहता था कि 1 महीने 2 महीने के बाद ये धराशायी हो जाएंगे, लेकिन सतत ये 10वां वर्ष है मैं एक किराए की बिल्डिंग में लेके मैंने वृद्धाश्रम चलाने के लिए कोचिंग क्लासेस करी, टिफिन सेंटर में काम किया कि कैसे भी करके मैं अपने इन 25 माता पिता का भरण पोषण कर पाऊं। और आज बहुत अच्छे से समाज के सामने दिख रहा है कि क्या काम है। माधुरी जी, जिस तरीके से कहा जाता है महिला पुरुष एक समान, तो क्या अब आज देखते हैं कि आज वाकई क्या महिला पुरुष एक समान है, अब अपने आप को समान पाती हैं? देखिए, ये महिला पुरुष हमेशा से एक समान थे। ये महिला सम्मान की अगर हम बात करें तो हम अपना इतिहास खोल के देखें, सनातन धर्म में जाएं, सीता के आगे राम नहीं थे, राम के आगे सीता ही थी, राधा के आगे कृष्ण कभी नहीं हुए, राधा कृष्ण ही हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से भटक गए, अपने सोच से भटक गए, और हमने बहुत सारी चीजों को आत्मसात तो किया, पर उनके साथ उनकी अच्छाई को ना आत्मसात करके बुराई के पार्ट को ज्यादा हमने आत्मसात किया, तो हमें आज सम्मानों की जरूरत पड़ गई। लेकिन महिला तो हमेशा से सम्मानित थी। हम जननी है, हम जन्म देते हैं, एक इतनी बड़ी प्रजनन क्षमता हमारे में है। महिला किसी भी रूप में हो, पशु पक्षियों में हो, इंसान में हो, बेटी हो, बहू हो, माँ हो, बताइए एक महिला के कितने स्वरूप है। तो सम्मान तो था ना, सम्मान की अब हमें जरूरत इसलिए पड़ी, कहीं ना कहीं हमने अपनी प्रतिभा को, अपने सोच को एक कोने में छोड़ के हम किसी और चीजों के प्रति आगे भागते रहे, तो आज हमें सम्मानों की जरूरत पड़ गई। और महिला तो हमेशा से सम्मानित है, बिल्कुल सच बात है। जहाँ महिला की पूजा होती है वो परिवार भी संपन्न होता है। जिस घर में बेटी की इज्जत है, बहुओं की इज्जत है, महिलाओं को समझने की प्रवृत्ति है, महिलाओं के साथ कदम ताल करने की प्रवृत्ति है, वहाँ आज भी महिला सम्मानित है। राखी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो क्या वहां पर अब समानता का अधिकार पाती हैं, समान पाती हैं, इक्वल पाती हैं, एक मेल एक्टर को, एक फीमेल एक्ट्रेस को? मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही बहुत ही ट्रिकी पूछा आपने मुझसे, बट ठीक है, मैं इसका आंसर दूंगी बहुत अच्छे से। मैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी मॉम सिंगल पेरेंट थी, तो मैंने उनका स्ट्रगल देखा है बचपन से अभी तक, और जितना भी उनको देखा है शायद तक वही मेरी इंस्पिरेशन रही, क्योंकि मैं बाहर जाके कभी इतना खुली नहीं, इतनी मैंने लोगों से बात नहीं करी। जिस फील्ड में मैं हूँ मैं उससे बिल्कुल अपोजिट हूँ, कम बात करती हूँ, लोगों से दूर रहना पसंद करती हूँ, पार्टी शोर शराबा ये सब मुझे कुछ पसंद नहीं है। पर एक टाइम होता है जहाँ करियर सिलेक्शन होता है या वो, तो मेरी माँ ने हमेशा मुझे बोला कि आप पहले पढ़ाई पूरी कर लीजिए। तो मैंने अभी MBA पूरा कंप्लीट किया, इंटर्नशिप की, जॉब भी करके देखा, सब किया, बट जो मुझे करना था मैं उस इंडस्ट्री में आई। बट जैसा आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी नहीं है, बिल्कुल ईजी नहीं है, ट्रस्ट मी। आप कोई बड़े एक्टर के साथ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, अजय देवगन, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अगर आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो वो आपसे बहुत पोलाइट होंगे, क्योंकि वो एज एन एक्टर काम करते हैं आपके साथ। बट जो और भी टीम होती है या फिर और भी एक्सटर्नल लोग जो जुड़ते हैं एक प्रोजेक्ट में, आप उनकी बात करें, या फिर फॉर एग्जांपल सेम सिटी से मेरी ही कोई कॉम्पिटिटर आके मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रही है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं लड़कों से कंपेयर कभी नहीं करती अपने आप को, मैं लड़कियों से भी नहीं करती। मैं अपना कंपटीशन खुद को मानती हूँ, खुद ही अपने लिए कुछ जो भी कर रही हूँ आज खुद के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी से भी कंपटीशन करना आपके लिए सही है। आप अगर खुद से कंपटीशन करोगे तो अपना बेस्ट वर्जन दे पाओगे, किसी और से कंपटीशन ना ही दे तो बेहतर है। तो क्या होता है, जब हम सेम एज ग्रुप या फिर अनदर एज ग्रुप के साथ मैं काम करके आई हूँ, करती हूँ, बहुत पॉपुलर लोगों के साथ भी मैंने अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो लोग बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ही मतलब यू मे से दैट कि बहुत ही जेनरस होते हैं, काइंड होते हैं। बट कुछ एक्सटर्नल लोग जो होते हैं, आते हैं, आपसे बात करेंगे, बट आपको पता चलेगा कि नहीं, दे आर नॉट राइट पर्सन्स। वो आपको मतलब आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे, ऐसी बातें कहेंगे आपके बारे में जो एक लड़की के लिए बहुत गलत है, और इवन लड़कों के लिए भी होता है। मैं ये कभी नहीं, मतलब मैं बिलीव करती हूँ कि आप अपना काम कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं आप उसी पे फोकस रखिए। राखी, जिस तरीके से अभी आपने बताया था कि कास्टिंग काउच जैसी चीजें आज भी होती हैं, तो कैसे उनका मुंह तोड़ जवाब देती हैं?
सी मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मुझसे देखो डायरेक्टली तो कोई नहीं बोलता, पर इनडायरेक्टली लोग आते हैं कि आप बड़ी खूबसूरत लगती हैं, आपको पता है आपको यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए था। तो वो जो ये बातें होती है ना, ये समझा देती है इंसान को कि इंसान गलत है, इससे दूर रहना है। तो जो भी लड़कियां मुझे देख रही हैं आज इस चैनल के थ्रू, मैं उनको सिर्फ इतना बोलूंगी कि मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था कि इतनी बड़ी फील्ड में इतना मतलब इतनी वाइड फील्ड है, ये इतनी ग्लैमरस फैंसी फील्ड है, आप कैसे अपनी एंट्री लेकर कैसे आप इन लोगों से दूर रहें। तो बस एक चीज याद रखिए, अगर आपने किसी चीज के लिए प्रिपरेशंस की हुई है या फिर आपने सोचा है कि इस इंडस्ट्री में मुझे काम करना है, मे बी वो एक्टिंग फील्ड हो, मॉडलिंग हो या फिर जर्नलिज्म हो, कोई भी फील्ड हो, किसी में भी आपको जाना है तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आपके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग पे भरोसा रखिए। उन्होंने आपको इतना ट्रस्ट करके इस फील्ड में भेजा है या आप पे थोड़ा भी ट्रस्ट करे तो उनको प्रूव कीजिए। जैसे जैसे आप काम करेंगे धीरे 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 लोग आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे, आप उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। आज मैंने क्रीम काम किया है, 3 वेब सीरीज कर ली है मैंने अभी तक, और एक शॉर्ट फिल्म की है, कुछ म्यूजिक वीडियोस किए हैं अच्छे लेबल के साथ, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट किए हैं, मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए भी काफी एडवर्टीजमेंट्स किए हैं। हमारे साथ लगातार अंशु जी भी बनी हुई है। अंशु जी, जिस तरीके से जिस फील्ड से आप आती हैं और समानता की हम लगातार बात कर रहे हैं, एक महिला पुरुष की समानता की बात कर रहे हैं। देखिए, कंपटीशन, राखी की बहुत अच्छी मुझे बात लगी, कंपटीशन हमें किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए, हमें खुद से ही कंपटीशन करना चाहिए। लेकिन आपके पास 2 जिम्मेदारियां, एक आपका परिवार और एक दूसरा शिक्षा का मंदिर, कैसे तालमेल बिठाया आपने? क्योंकि समानता का अधिकार की बात आ जाती है तो कैसे मैनेज किए सारी चीजें? घर में समानता की जहां तक बात है कि बहुत इजी होता है यदि हस्बैंड का सपोर्ट आपके साथ हो, और मैं इसके लिए बहुत खुशनसीब हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट किया और इसीलिए शायद मैं इतना एजुकेशन ले पाई। मेरा जब पीएचडी चल रहा था तो वो शहडोल से चल रहा था और मुझे शहडोल बहुत बार जाना पड़ता था और हस्बैंड मेरे साथ हमेशा जाया करते थे। और मेरी मदर थी, मेरी मदर का भी बहुत सपोर्ट था। तो इस तरह से, और जहां तक मैं, अब ये तो हुआ कि घर में समानता रही, इसलिए ही मेरे लिए बहुत इजी हुआ सब कुछ कर पाना। और बाकी शिक्षा में ओवरऑल यदि मैं बात करूं एजुकेशन फील्ड में, तो इंडिया में अभी भी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है और महिलाओं को एम्पावरमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह जो है वो है शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और इंडिया में यदि अभी देखा जाए तो 41% महिलाएं शिक्षित हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा एरिया है जो शिक्षित नहीं है, और इसका पूरा प्रभाव पड़ता है समाज के का जो वातावरण है, उसका जो माहौल है, वो इस पे बहुत निर्भर करता है। यानी मैं ये कहूंगी कि ये 41 का 51 भी हम देखें, यदि 51% जो एजुकेटेड लेडीज हैं, तो उसमें जो 10% है वो केवल प्राइमरी तक या उससे भी कम लेवल तक पढ़ी हुई हैं, और ओवरऑल 41-51% जो है वो एजुकेटेड गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, और उनमें हम आते हैं। इसलिए हमें लगता है कि, और कभी कभी जब हम बात करते हैं कि बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, तो ये हम केवल शहरों की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारा वर्ग है जो अभी भी शिक्षित नहीं है, और उनके शिक्षित होने से समाज में बहुत अधिक परिवर्तन आएगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। और तब तक महिला सशक्तिकरण की हमें आवश्यकता भी है। और ये मैं कहूंगी कि मेरा भी यही सपना है और मेरी भी ये इच्छा है, और हम सबों की यही इच्छा है कि अधिक से अधिक महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हों, और इस वजह से बहुत सारे अपराधों में कमी आती है। आज का जो समाज है, आज बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि इस वजह से आज के जो बच्चे हैं, यदि हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं और वो सर्वेंट के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, एक तो ये पॉइंट है, उसकी वजह से भी कभी कभी बच्चे मिसगाइड होते हैं, वो टीवी और इस सब के प्रभाव में होते हैं, टीवी के और इंटरनेट वगैरह के। और यानी कि मैं बच्चों से जो हम इंटरेक्ट होते हैं और उनकी जो मानसिकताओं में परिवर्तन दिखता है कि एक समय था जब हमारा जमाना था तो बच्चों में ये फीलिंग होती थी, लड़के हैं यदि तो एक लड़की है तो वो उनकी बहन हो सकती थी, वो उसको माँ का दर्जा दे सकते थे, आंटी बोल देते थे। लेकिन आज के कंपैरिजन में देखा जाए तो बच्चों में इस फीलिंग की थोड़ी सी कमी है। उनमें वो अनोन लेडी है ना, वो लेडी है, केवल वो लेडी है, वो ऐसा नहीं सोच पाते कि वो बहन है। या ये कहीं ना कहीं हम अपनी शिक्षा में कमी को मानते हैं
कि हमें इस चीज को भी बच्चों में सिखाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पेरेंट्स का, हम शिक्षकों का ये कर्तव्य है कि हम बच्चों में ये फीलिंग भी डेवलप करें कि हर लड़की जो है, हर महिला जो है वो कहीं ना कहीं हमारी बहन या एक रिश्ता है उससे, एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में होना चाहिए, ना कि ये कि वो केवल लड़की है। तो ये एक चीज है। ये अपराधों की बात कर रही हूँ, इसके कारण अपराध बढ़ते हैं। और जो अनएजुकेटेड लेडीज हैं, क्या होती है कि यदि महिला शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं, दो परिवार के बच्चे यानी मायका और ससुराल दोनों तरफ में फर्क पड़ता है और वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाती है। तो इससे भी अपराधों में कमी आती है। तो इसके लिए भी हम शिक्षा जगत को जिम्मेदार ठहराते हैं। और मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, बच्चों की अपब्रिंगिंग से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए आज मैंने इस बात को भी यहाँ पे उठाया। बिल्कुल अंशु जी, समय हमारे पास कम है। एक सवाल तीनों से एक एक करके जवाब आप दीजिएगा। महिला आज नेतृत्व कितना बेहतर तरीके से कर सकती है? क्योंकि नेतृत्वकर्ता जो होते हैं वो अक्सर हम देखते हैं पुरुष होते हैं, लेकिन महिलाएं भी अब धीरे धीरे आगे आ रही हैं और लीडरशिप पावर उनके अंदर एक अलग तरीके की देखी जा रही है। तो माधुरी जी, सबसे पहले आप कैसे देखती हैं आप महिलाओं के अंदर एक नेतृत्व क्षमता? देखिए, महिलाएं पुरुष से कहीं ज्यादा काम करती हैं, ये तो तय है। लेकिन पहले हमको बंद उसमें रखा जाता था। अब समय और परिस्थितियां बदली हैं तो हम सबको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला और बिल्कुल नेतृत्व कर सकती हैं। क्योंकि थोड़ी सी कहीं, जो जैसे दीदी ने बोला, शिक्षा बहुत जरूरी है। कुछ आज के परिदृश्य में देखें तो काफी कुछ बहन बेटियां पढ़ लिख के भी आगे बढ़ी हैं और बहुत सारी चीजें जो उनमें दबी थी, मौका मिलते ही, वो नेतृत्व की क्षमता हो या ऐसे ये बिटिया जैसे फील्ड हो या दीदी जैसे टीचर की फील्ड हो, हर फील्ड में अपनी परिस्थितियों से आगे बढ़ के वो अपना नेतृत्व कर रही हैं और अपना स्थान एक निश्चित बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। और मुझे तो लगता है आगे भी बहुत बहन बेटियां आगे बढ़ेंगी और इसी तरह वो घर से ही, जब घर का वातावरण सकारात्मक होगा, सब सहयोगी होंगे, तो ऐसा तो नेतृत्व करने की क्षमता हर बेटी में होगी, हर बहन में होगी। और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि जल्दी जल्दी सब लोग नेतृत्व की क्षमता को अपने अंदर आत्मसात करें। ताकि आपकी नजरों में क्या है लीडरशिप? आज मेरी यहाँ पे हम तीनों अलग अलग जनरेशन के लोग बैठे हैं, तो मेरी जो आपने क्वेश्चन किया लीडरशिप, अभी इसको रिप्लेसमेंट करके इंस्पिरेशन बना लिया है लोगों ने कि भाई इंस्पिरेशन। तो मैं लोगों की इंस्पिरेशन हूँ और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जितने लोगों को भी इंस्पायर कर रही हूँ वो सही जगह पे कर रही हूँ, सही ट्रैक पे कर रही हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। काफी जो आजकल के जो लड़कियां हैं या लड़के भी हैं, लड़कियां अकेली नहीं, लड़के भी हैं जो मुझसे पर्सनल इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के थ्रू मुझसे गाइडेंस लेते हैं। मैं भले ही छोटे लेवल पे लीडरशिप कर रही हूँ, बट आई फील लाइक आई एम अ लीडर एंड एवरी जो भी लड़कियां हैं उनके अंदर जो भी व्यक्ति विशेष है या फिर जो भी व्यक्ति विशेष या फिर जो भी आप कह सकते हैं, जो भी इंसान है, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। बट आपको ये सिर्फ इतना फाइंड करना है कि आप किस में अच्छे हैं और आप किस में अपना लीडरशिप के लिए आगे जा सकते हैं। अंशु जी, आप भी एक पूरा भविष्य निर्माण करती हैं बच्चों का, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का भविष्य जुड़ा होता है, कैसे देखती है इस शब्द को? इस जो नेतृत्व की जहां तक बात है, मैं ये कहना चाहूंगी, जितने भी आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो भी महिलाएं मेरे संपर्क में भी रहती हैं, मैं कहती हूं कि आप ऊंचे ख्वाब देखिए। आप सपनों को देखेंगे तो आप उसे पूरा करने के लिए अपने मनोबल को बनाएंगे, आप उसके लिए मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत साकार रूप तब लेगी जब वो आपका जुनून बनेगी। और आप महिलाओं में ही ये क्षमता है कि वो दोहरी जिम्मेदारियों को और कई तरह की जिम्मेदारियों को एक साथ फॉलो करने की क्षमता रखती हैं और उन्हें ये मानना है कि उनमें भरपूर क्षमता है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें और अपने आप को ये सोचें कि हम ये कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आप करेंगे। और जहां तक नेतृत्व की बात है, तो हमारे देश का परचम तो यूएसए में भी लहराया जा रहा है। वहां भी अभी वाइस प्रेसिडेंट अपने इंडियन हैं, बहुत सारे उनके मंत्रिमंडल में बहुत सारी महिलाएं हैं और भारतीय महिलाएं हैं और महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि महिलाओं में बहुत क्षमता है और वो बहुत ऊंचाइयां हासिल कर सकती हैं, बस अपनी इच्छा को बनाए रखें।
बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और एक बार फिर से आप तीनों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस जरूरत यही है कि पंख सबके पास होते हैं, लेकिन आत्मविश्वास भरकर और एक लंबी उड़ान भरने की जरूरत होती है। तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। दबने की जरूरत नहीं है किसी भी एक महिला को, बस जरूरत है थोड़े से सपोर्ट की और थोड़े से आत्मविश्वास जगाने की। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं तेरा ही तुझसे ही